फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है, सीना जुआए ज़ख्म कारी है। दीवान गालिब की गज़ल नंबर 164 पढ़ने की आज हम कोशिश करेंगे। बड़ी खूबसूरत गज़ल है। इश्क की बहार का मौसम आ रहा है, पूरी दुनिया में खुशी मनाई जाएगी, लेकिन आशिक के ज़ख्म और हरे होंगे। उसके इश्क की वहशत और परवान चढ़ेगी, उसको इश्क में नए ज़ख्म मिलेंगे, दर्द की लज्जत मिलेगी, और यही उसको चाहिए। तो आशिक की दर्द की लज्जत का मौसम एक बार फिर से आ रहा है, तो दर्द का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला है। ऐसा लगता है कि पूरी एक मूवी मिर्ज़ा गालिब साहब ने इस गज़ल में क्रिएट की है। एक के बाद एक सीन हमारे सामने आते हैं। बहार आ रही है, आशिक ज़ख्म खाने को उतावला हो रहा है। उसकी महबूबा एक महमिल में बैठ के वहाँ से गुज़र रही है। वो उसके सामने सजदे कर रहा है। इश्क का एक बाज़ार लगा है और इश्क का एक मुकद्दमा भी चल रहा है, राइट। तो एक फ़्लो है इसके शेरों के अंदर, और एक के बाद एक सीन हमारे सामने पेश किए जाते हैं। काफ़ी लंबी गज़ल है, तो आइए पहले इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर इसके शेरों को भी समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिर्ज़ा गालिब साहब कहते हैं कि फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है, फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है, सीना जुआए ज़ख्म कारी है। फिर जिगर खोदने लगा नाखुन, फिर जिगर खोदने लगा नाखुन, आमदे फसल लालकारी है। क़िबला-ए मक़सद-ए निगाह नियाज़, क़िबला-ए मक़सद-ए निगाह नियाज़, फिर वही पर्दा-ए अमारी है। चश्म दलाल जिनसे रुसवाई, चश्म दलाल जिनसे रुसवाई, दिल खरीदार ज़ौक़ ख्वारी है। वही सदरंग नाला फरसाई, वही सदरंग नाला फरसाई, वही सदगुना अश्क बारी है। दिल हवाए खिराम नाज से फिर, दिल हवाए खिराम नाज से फिर, महशरिस्तान बेकरारी है। जलवा फिर अर्ज़ नाज करता है, जलवा फिर अर्ज़ नाज करता है, रोज़ बाजार जां से पारी है। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। फिर खुला है दरे अदालत नाज, फिर खुला है दरे अदालत नाज, गर्म बाजार फौजदारी है। हो रहा है जहान में अंधेर, हो रहा है जहान में अंधेर, जुल्फ की फिर सरिश्तादारी है। फिर दिया पार आए जिगर ने सवाल, फिर दिया पार आए जिगर ने सवाल, एक फरियाद व आहो जारी है। फिर हुए हैं गवाह इश्क तलब, फिर हुए हैं गवाह इश्क तलब, अश्क बारी का हुक्म जारी है। दिलो मिशगां का जो मुकद्दमा था, दिलो मिशगां का जो मुकद्दमा था, आज फिर उसकी रूह बखारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये आखिरी शेर बड़ा मशहूर है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये थी पूरी गज़ल। जैसा मैंने कहा काफ़ी लंबी गज़ल है। तो पहला शेर देखते हैं कि फिर कुछ इस दिल को बेकरारी है, सीना जुआए ज़ख्म कारी है। जुआए ज़ख्म कारी का मतलब है कि एक गहरे जानलेवा ज़ख्म की तलाश में होना, इन सर्च ऑफ ए मोर्टल वुंड। तो आशिक की फितरत में है इश्क करना, महबूब के हाथों जुल्म सितम सहना, महबूब की खूबसूरत निगाहों के हाथों ज़ख्म खाना, दुख दर्द सहना, और अल्टीमेटली अपने आप को इश्क में कुर्बान कर देना। और अगर उसको ज़ख्म ना मिले, ज़ख्म और दर्द की लज्जत ना मिले कुछ अरसे तक, तो वो उतावला होने लगता है, या तो उसका दिल बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसकी फितरत में है इश्क के दुख दर्द सहना, इश्क में ज़ख्म खाना। या तो ऐसे ही कुछ सूरत हाल इस शेर में है। तो कहते हैं कि फिर कुछ इस दिल को बेकरारी है, सीना जुआए ज़ख्म कारी है। तो कह रहा है आशिक कि एक बार फिर मेरे दिल को बेकरारी है, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, और मेरा सीना, मेरी छाती एक ज़ख्म कारी, एक जानलेवा गहरा ज़ख्म खाने की तलाश कर रहा है। ज़ख्म खाने को उतावला हुआ बैठा है, ज़ख्म खाने की तमन्ना में मेरा दिल तड़प रहा है। तो इफ़ेक्टिवली आशिक फिर इश्क करना चाहता है, या वो ऑलरेडी इश्क करता है, लेकिन महबूब का दीदार उसको कई दिनों से नसीब नहीं हुआ,
और वो चाहता है कि महबूब का दीदार उसको नसीब हो, और महबूब से मिलना चाहता है ताकि वो महबूब के हाथों, उसकी खूबसूरत आँखों के हाथों, उसकी खूबसूरत अदाओं के हाथों वो फिर ज़ख्म खाए और दर्द की लज्जत उसको एक बार फिर से मिले। या तो जब उसको ये दर्द की लज्जत नहीं मिलती तो उसका दिल बेकरार हो जाता है। या तो कहते हैं कि फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है, सीना जुआए ज़ख्म कारी है। लफ्ज़ है फिर, तो ऐसा पहले भी हो चुका है, बहुत दिन से उसको ये ज़ख्म नहीं मिला और फिर से एक बार उसका दिल ज़ख्म खाने को बेचैन हुआ बैठा है। फिर जिगर खोदने लगा नाखुन, फिर जिगर खोदने लगा नाखुन, आमदे फसल लालाकारी है। आमद कहते हैं किसी के आने को, कमिंग और अराइवल ऑफ समथिंग। फसल खेती को या पकी हुई खेती को भी कह सकते हैं, सीज़न को, मौसम को भी कहा जाता है, हार्वेस्ट को जनरली फसल कहा जाता है। लाला कहते हैं ट्यूलिप के फूलों को, तो लालाकारी ट्यूलिप के फूलों की सजावट। आमद फसल लालाकारी, उस मौसम की आमद जब लाले के फूलों की खूबसूरत रंग की फसल उगेगी या फसल पकेगी। तो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से वही है कि जब बाहर का मौसम आता है तो आशिक के दिलो जिगर के ज़ख्म भी हरे हो जाते हैं, पूरी दुनिया में फूल खिलते हैं, लोग खुशी मनाते हैं, मगर आशिक महबूब के विसाल को उतावला होता है लेकिन उसको विसाल नसीब नहीं होता है। तो उसकी वहशत और बढ़ जाती है, उसके दुख दर्द और बढ़ जाते हैं। तो वंस अगेन उसको दर्द की लज्जत चाहिए। अगर महबूब ज़ख्म नहीं देता तो वो खुद अपने नाखूनों से जिगर को कुरेदने लग जाता है या खोदने लग जाता है। तो क्योंकि उसको दर्द चाहिए, या तो दिस इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन, दीज आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स। अगर महबूब उसको जख्म नहीं देता तो वो खुद ही अपना जिगर नाखूनों से कुरेदने लग जाता है। फिर जिगर खोदने लगा नाखुन, आमदे फसल लालाकारी है। तो लाले के फूलों की फसल का मौसम आ रहा है, बाहर की आमद है, एंड दिस री अवेकन्स द मैड पैशंस ऑफ द लवर। तो वो कह रहा है कि और फिर मेरे नाखून मेरा जिगर खोदने, मेरा नाखून मेरा जिगर खोदने लग गया है। तो हिज पैशन इन दिस सीजन ऑफ स्प्रिंग इज ड्राइविंग हिम मैड, टू द एक्सटेंट दैट ही इज नाउ इंजरिंग हिमसेल्फ। तो बहार में वो इतना वहशी बन गया है कि वो अपने जिगर को खुद जख्मी करने लग गया है। तो एक बार फिर पहले ऐसा हो चुका है, फिर वो मौसम आया है और उसका नाखून या उसके नाखून जिगर को कुरेदने लग गए। तो कई रंग हैं, बहार आई है इसलिए वो वहशी बना है और अपने जिगर को खोदने लग गया है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग है, वो जिगर खोद रहा है, इस वजह से दुनिया में बहार आ रही है। ये भी हो सकता है कि उसके अंदर, उसके इश्क में इतनी ताकत है कि दुनिया की बहार उसके ज़ख्मों की बहार के बिना आ ही नहीं सकती है। तो वो जब अपने जिगर को कुरेदता है और अपने खून से इस दुनिया को, इस चमन को वो सींचता है, तभी बहार का आना मुमकिन होता है, तभी इस दुनिया में फूल खिलते हैं। ये रंग भी हो सकता है। तो लाल रंग के खून से भरे ज़ख्मों को लाल रंग के फूलों से भी कंपेयर किया जाता है। तो जिगर को कुरेदने से जो लाल ज़ख्म उभरेंगे वही लाले के फूल हैं, तो उसके ज़ख्मों की बहार आने वाली है। ये रंग भी हो सकता है। ओवरऑल खूबसूरत देखें इमेजरी है दर्शाने के लिए कि बहार के आने पर आशिक किस किस कदर वहशी हो जाता है और अपने आप को ज़ख्मी करने पे आमादा हो जाता है, उसको इस शेर के अंदर दर्शाया गया है। यही उसकी फितरत है, ऑटोमेटिकली उसके ज़ख्म जिगर को कुरेदने लगते हैं। तो उसका कंट्रोल ही नहीं है अपनी वहशत के ऊपर, या उसको वो चाहे भी तो इस प्रोसेस को रोक नहीं सकता। जब बहार आती है तो वो इस कदर वहशी हो जाता है कि ऑटोमेटिकली उसके जिगर को उसके नाखून कुरेदने लग जाते हैं। तो कोई उसका कंट्रोल नहीं है अपनी वहशत पे। अब ये नाखून महबूब के भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि आशिक के नाखून खुद अपने नाखूनों से आशिक अपने जिगर को कुरेदने लग गया है, इस कदर वो वहशी हो गया है। तो कहते हैं कि फिर जिगर खोदने लगा नाखुन, आमदे फसल लालाकारी है। क़िबला-ए मक़सद-ए निगाह नियाज़, क़िबला-ए मक़सद-ए निगाह नियाज़, फिर वही पर्दा-ए अमारी है। किबला कहते हैं नमाज पढ़ने की डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में लोग नमाज पढ़ते हैं, ये काबे की डायरेक्शन है। नियाज प्रेयर को कह सकते हैं, नमाज को कह सकते हैं, किसी के आगे झुकने को कह सकते हैं, टू हम्बल योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ समबडी, किसी के सामने सजदा करना। निगाह नियाज डिवोशन से, इबादत से, प्रार्थना से भरी निगाह, नज़र।
अमारी कहते हैं महमिल को। ये लैला मजनू के इश्क की दास्तान में भी महमिल का जिक्र आता है। महमिल या अमारी एक तरह की पालकी है या कवर्ड सीट है जिसको ऊँट पे रखा जाता है। तो अक्सर औरतें इसमें अमारी में बैठ के सफ़र करती हैं और ये एक कवर्ड सीट होती है। तो लैला मजनू के किस्से में ऐसा बताया जाता है कि मजनू वहशी बन के रेगिस्तान में रहता था, तो लैला का कारवां वहाँ से एक बार गुजरा, तो महमिल में अमारी में लैला बैठी हुई थी। वो बेचारा डेस्परेशन से उसकी अमारी की तरफ देखता रहा, सजदे करता रहा, और वहाँ से गुजर गई, उसको विसाल नसीब नहीं हुआ। या तो इसी तरह से आशिक की यही आशिक की किस्मत है कि उसको महबूबा का विसाल नसीब नहीं होता। या तो लेकिन क्योंकि उस अमारी के अंदर महबूबा बैठी हुई है, वो आशिक के लिए एक बड़ी मुकद्दस चीज़ है। या तो ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान में रखें। क़िबला ए मकसद निगाह नियाज, फिर वही पर्दा अमारी है। तो आशिक की नियाज की, उसकी डिवोशन से भरी निगाह का किबला या तीर्थ स्थान क्या है? महबूब की अमारी है। या दूसरी लाइन में कहते हैं कि महबूब की अमारी पे जो पर्दा डला हुआ है वो आशिक की निगाह नाज के मकसद का किबला है। तो एक बड़ा खूबसूरत सीन यहाँ पे पेश किया गया है। मजनू जैसा एक आशिक है, डेस्परेट है महबूबा का दीदार करने के लिए, रेगिस्तान में पागलों की तरह शायद वो बैठा हुआ है, घूम रहा है, और उसकी लैला का, उसकी महबूबा का कारवां वहाँ से गुजर रहा है। वो एक अमारी में बैठी है जिसके ऊपर एक पर्दा डला है, और आशिक उस अमारी के सामने, उस पर्दे के सामने सजदे कर रहा है। और यहाँ आशिक की निगाह उसके सामने सजदे कर रही है, उसके अमारी के सामने। वो पर्दा है अमारी, उसकी निगाह नाज के मकसद का किबला है। तो नॉर्मली रिलीजियस लोग काबे की तरफ सजदा करते हैं, काबे की डायरेक्शन में सजदा करते हैं। आशिक के लिए उसकी महबूबा और उसकी महबूबा का जो महमिल है, जो उसकी अमारी है, वो काबे से भी बड़ी मुकद्दस जगह है, इसलिए वो उसके सामने सजदे कर रहा है। तो और रंग हैं, देखिए, जैसे काबे के ऊपर पर्दा डाला रहता है, वैसे ही महमिल के ऊपर भी पर्दा डला रहता है, डला हुआ है अमारी के ऊपर पर्दा, जिसकी तरफ देख के आशिक सजदे कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, और अपनी निगाह को और अपने आप को ह्यूमिलिटी से उसके सामने झुका रहा है। तो वो सजदे करता रहता है बेचारा, लेकिन जैसे काबे के ऊपर से पर्दा नहीं उठता, उसी तरह से महबूब की अमारी के ऊपर से भी पर्दा नहीं उठता। तो ना उसको महबूब का दीदार होता है, ना ही महबूब का विसाल उसको नसीब होता है, लेकिन वो बेचारा अपनी डिवोशन में उसके सामने सजदे करता जाता है। तो अब तक हमने जो इश्क के दर्द का सिलसिला देखा है इस गज़ल के शेरों में, वो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, वही जारी है। तो यहाँ भी बेचारे आशिक का दिल टूट रहा है, तो वो सर झुकाता रहेगा, और उसकी महबूबा अमारी में बैठी हुई वहाँ से गुजर जाएगी। तो कहते हैं कि किबला मकसद निगाह नियाज, फिर वही पर्दा अमारी है। और ऐसा शायद पहले भी हो चुका है, पहले भी उसका दिल टूट चुका है। किबला मकसद निगाह नियाज, फिर वही पर्दा अमारी है। अब अगले दो शेरों में एक बाजार की इमेजरी को इस्तेमाल किया गया है। तो कहते हैं कि चश्म दलाल जिन से रुसवाई, दिल खरीदार ज़ौक़ ख्वारी है। तो चश्म कहते हैं आँखों को, दलाल कहते हैं ब्रोकर को, या जो किसी सामान बेचने वाले और सामान खरीदने वाले के बीच में ट्रांजैक्शन एनेबल करता है, ट्रांजैक्शन करवाता है और कुछ कमीशन भी लेता है। जिन्स कहते हैं सामान को बाज़ार में खरीदे और बेचे जाने वाला सामान। जिनसे रुसवाई का, बदनामी का, डिस्ग्रेस का, बेइज्जती का सामान। और ख्वारी कहते हैं बदहाली को, बर्बादी को, ज़िल्लत को, दुर्दशा को। ज़ौक़ ख्वारी, ख्वार होने में आशिक को जो मज़ा आता है उसको ज़ौक़ ख्वारी कहेंगे। तो आशिक की फितरत है, इश्क में वो बर्बाद होना चाहता है, वो इश्क में ख्वार होना चाहता है, इसी में उसको मज़ा मिलता है। तो कहते हैं कि चश्म दलाल जिन से रुसवाई, तो आँखों को रुसवाई के सामान का दलाल बताया गया है, और दिल, आशिक का दिल खरीदार ज़ौक़ ख्वारी है। तो देखिए क्या खूबसूरत इमेजरी पेश की है, गालिब साहब ने की है। तो कहते हैं कि आशिक जो अब किसकी आँख की बात हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि आशिक की अपनी आँख है। और और अब देखें कि ये कौन सा सामान है जिसकी दलाली आँख कर रही है। आशिक का दिल ख्वारी के ज़ौक़ का ख़रीदार कौन है, ये सब रंग इसके अंदर
हमें देखने पड़ेंगे। तो इफ़ेक्टिवली आँख क्या करती है कि वो खूबसूरत महबूब का दीदार करती है, और खूबसूरत महबूब की जो अदाएँ हैं और उसकी जो खूबसूरती है वो सामान दिल को बेचती है। तो इफ़ेक्टिवली आँख, आशिक की आँख इश्क की ट्रांजैक्शन को अनेबल करती है। आशिक की आँख जो है वो इश्क का, मोहब्बत का, नाज का, अदाओं का सामान दिल को बेचती है। और आशिक इस ट्रांजैक्शन के थ्रू महबूब के इश्क में फंस जाता है, लेकिन उसकी फितरत ऐसी है कि वो ये सौदा किए बिना रह नहीं सकता। या उसको पता है कि इश्क करके मुझे ख्वारी ही मिलेगी, मैं ख्वार ही होऊंगा, लेकिन उसको ख्वारी में ज़ौक़ मिलता है। या तो आशिक की आँख खूबसूरत महबूब का दीदार करती है, और महबूब की खूबसूरती और उसकी अदाएँ आशिक के लिए और आशिक के दिल के लिए बर्बादी का सामान है। और ये खूबसूरत सामान आशिक की अपनी आंखें ही आशिक के दिल को बेचती हैं। और आशिक को ख्वारी पसंद है। वो चाहता है, वो खुशी खुशी इस बर्बादी के सामान को अपनी आंखों से खरीद लेता है। ये आंखें महबूब की आंखें भी हो सकती हैं जो कि उसकी अदाओं का सामान आशिक के दिल को बेचती हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि आशिक का दिल बर्बादी के मज़े लेना चाहता है, उसकी आंखें महबूब तलाश करती हैं, महबूबों का इश्क जो है या महबूबों की खूबसूरती का सामान ला के दिल को बेचती हैं। इफ़ेक्टिवली वो अनेबल करती हैं कि आशिक इश्क में फंस जाए और फिर वो ख्वार हो, और ख्वारी के मज़े आशिक लूटना चाहता है, इसलिए वो इस दलाल की ट्रांजैक्शन को रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो खुशी खुशी इस सामान को आंखों से खरीद लेता है। तो ये देखें, ये इसके अंदर इमेजरी है। गालिब साहब की इमेजिनेशन की दाद हमें देनी पड़ेगी। देखें क्या खूबसूरत पिक्चर्स वो पेंट करते हैं। तो कहते हैं कि चश्म दलाल जिन से रसवाई, कि आंखें जो हैं वो रसवाई के सामान की दलाल हैं। खूबसूरत महबूबों का इश्क लाला के आशिक को बेचती हैं। चश्म दलाल जिन से रसवाई, दिल खरीदार ज़ौक़ ख्वारी है। और आशिक का दिल इस ख्वारी के सामान को खुशी खुशी खरीद लेता है, उसको ज़ौक़ मिलता है। और ओवरऑल इसका थीम यह है कि इश्क में सिर्फ आशिक को और आशिक के दिल को ख्वारी ही नसीब होती है, और यही उसको चाहिए। गेटिंग डिस्ट्रॉयड in the process of falling in love is what the lover wants. तो वही सदरंग नाला फरसाई, वही सदगुना अश्क बारी है। सदरंग का मतलब है 100 रंग या 100 रंग से, 100 अंदाज से। फरसाई घिसाई या रगड़ाई को कहते हैं। तो नाला तो आपको पता है, चीख पुकार, आशिक का लेमेंटेशन, उसका रोना। नाला फरसाई, इतनी इंटेंस, इतनी शिद्दत से नाले करना, नाले कर करके घिस जाना, या नाले कर करके आपकी बस हो चुकी है, ऐसी स्टेट को आप कह सकते हैं। गुना भी रंग को कहते हैं, अंदाज को कहते हैं। तो सदगुना का मतलब है 100 तरह से। तो शेर है कि वही सदरंग नाला फरसाई, वही सदगुना अश्क बारी। तो एक बार फिर वही मौसम आया है कि आशिक 100 तरह से, 100 रंग से, 100 अंदाज से शिद्दत के नाले कर रहा है, रो रहा है बेचारा, बड़ी इंटेंसिटी से वो रो रहा है, नाले कर करके अपने आप को घिसा रहा है। और उसकी आंखें वही 100 रंग से, 100 तरह से आंसू बहा रही हैं। तो आशिक बड़ी शिद्दत से रो रहा है और नाले कर रहा है। अगर पिछले शेर से इसको कनेक्ट करें तो इसका मतलब, कई लोग कहते हैं कि ये दोनों शेर जो हैं रिलेटेड हैं, तो ये मतलब उभर के आ सकता है कि उसके रोने और नाले करने से उसकी बड़ी रुसवाई दुनिया में हो रही है, लेकिन उसको अपनी रुसवाई में भी ज़ौक़ मिलता है, और ये दर्द की लज्जत पाने का एक और अंदाज़ है उसके लिए। इफ़ेक्टिवली हो ये रहा है कि आशिक 100 रंग से, अलग अलग अंदाज से, बड़ी शिद्दत से रो रहा है और अश्कबारी कर रहा है। अश्कबारी का मतलब होता है आंसू बहाना। वही सदरंग नाला फरसाई, वही सदगुना अश्कबारी। उसकी किस्मत देखें, रो रहा है शिद्दत से, अलग अलग अंदाज से रो रहा है, अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा है रो रो के, और अलग अलग अंदाज में वो अश्कबारी करता है। कभी आंसू, पानी वाले आंसू बहते हैं, कभी उसकी आंखों से खून के आंसू बहते हैं। ये सारे रंग इसके अंदर पैदा होते हैं। दिल हवाए खराम नाज से फिर महशरस्तान बेकरारी है। हवा कहते हैं हवा को, ब्रीज को। हवा का लफ्ज़ हवस के लिए, डिज़ायर के लिए भी, तमन्ना के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
खिराम चाल को कहेंगे, खिराम नाज महबूब की खूबसूरत नाज नखरों से बड़ी भरी हुई चाल, मस्ती से भरी हुई चाल, उसको खिराम नाज कहेंगे। महशर कहते हैं डूम्सडे को, रोज़े क़यामत को। ये एक किसी हजूम को, किसी भीड़ को भी कहा जाता है। महशरस्तान ऐसी जगह जहाँ क़यामत आ गई हो, इतनी उथल पुथल वहाँ मची हो। तो महबूब की खूबसूरती खूबसूरती अक्सर आशिकों के दिलों में क़यामत का शोर बर्पा कर देती है। उनको ऐसा लगता है कि महबूब की खूबसूरती को देख के ऐसा दिल पे असर होता है कि उनको लगता है कि क़यामत आ गई, या इतनी बेचैनी, इतनी एंग्जाइटी उनके दिलों के अंदर पैदा होती है। तो सेम ही थीम की कंटिन्यूशन है, सेम मूवी चल रही है, एक और सीन आया है। कहते हैं दिल हवाए खिराम नाज से फिर, कि आशिक का दिल एक बार फिर खूबसूरत महबूब की नाज से भरी चाल को देखकर महशरस्तान बेकरारी है, बेकरारी का, बेचैनी का महशरस्तान बना बैठा है। तो खूबसूरत महबूब की मस्ती से भरी, नाज से भरी चाल ने आशिक के दिल को बेहद बेकरार कर दिया है। तो बेकरारी का एक हजूम वहाँ पे बर्पा हो गया है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे क़यामत का आलम यहाँ पे आ गया है, हो गया है, पैदा हो गया है। तो अब वो बेकरार क्यों है? चाल की, अदा की खूबसूरती उसके दिल से हैंडल ही नहीं हो रही है। तो हवा, जैसे मैंने कहा, ब्रीज़ को भी कहते हैं। तो महबूब की चाल एक लहराती हुई हवा के जैसे उसको नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है, इतनी खूबसूरत उसकी चाल है, ऐसे लहरा के वो चलती है उसकी महबूबा। तो हवा, जैसा मैंने कहा, हवस भी होती है। तो शायद वो अपने महबूब से मिलने को तड़प रहा है, वो उसके साथ चलने को तड़प रहा है, हाथ पकड़े उसको कि उसके साथ साथ चलना चाहता है। या फिर वो ये बात सोच सोच के जेलसी से परेशान है कि कोई और रकीब महबूब की चाल को ना देख ले, महबूब का दीदार ना कर ले। तो इस हद तक बेकरारी है कि उसको क़यामत से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। आशिक के दिल को ऐसा लग रहा है कि क़यामत आ गई है। तो ओवरऑल थीम है कि क्या असर महबूब और उसकी खूबसूरत आशिक के दिल पे करती है, किस तरह का कहर, किस तरह की क़यामत वो आशिक के दिल के ऊपर बर्पा कर देती है, वो इसका थीम है। आशिक बेचैन हो जाता है इतनी खूबसूरत चाल को देख के, महबूब की खूबसूरती को देख के, उसे हैंडल ही नहीं होता। दिल हवाए खिराम नाज से फिर महशरस्तान बेकरारी है। और ऐसा पहले भी हो चुका है और एक बार फिर से हो रहा है, उसके दिल पे क़यामत बर्पा हो रही है। जलवा फिर अर्ज़ नाज करता है, जलवा फिर अर्ज़ नाज करता है, रोज़ बाजार जां से पारी है। एक बार फिर से बाजार की इमेजरी है। जलवा कहते हैं ग्लोरी को, अपीयरेंस को। महबूब का जलवा, उसकी खूबसूरती का जलवा या खूबसूरती का दीदार। अर्ज़ नाज, महबूब अपने नाज आशिक के सामने पेश करता है, उसको आप कह सकते हैं। दिस इज़ एन ऑफरिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ द बिलवड्स कोकेट्री। जान से पारी, जान को सरेंडर करना, जान कुर्बान करना। तो बाजार की इमेजरी को एक बार फिर से दर्शाया गया है। जलवा फिर अर्ज़ नाज करता है, महबूब और उसका जलवा एक बार फिर अपने नाज नखरे आशिक के सामने अर्ज कर रहा है, पेश कर रहा है। तो यहाँ एक बाज़ार में एक दुकानदार जैसे बेचने के लिए लाता है, उस तरह से महबूब और उसका जलवा अपने नाज नखरों को आशिक के सामने वो अर्ज कर रहा है, पेश कर रहा है। और एक बेचारे आशिक के बस में कुछ नहीं है। उसके लिए आज क्या है? रोज़ बाजार जान से पारी है। आज के रोज़, आज के दिन जान की कुर्बानी का बाजार लगा हुआ है। क्या? तो वर्ड प्ले देखें, किसी चीज़ का बाजार लगा होना, उसका मतलब यह है कि वो चीज़ आम अवेलेबल है, इट इज़ रेडिली अवेलेबल। तो अब बाज़ार में देखें ट्रांजैक्शन क्या है? आशिक अपनी जान की कीमत दे के महबूब के नाज नखरे खरीदते हैं। ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रही है। देखें एक बार फिर से गालिब साहब की इमेजिनेशन देखें, क्या खूबसूरत इमेजरी उन्होंने पेश की है। एक बार फिर आशिक अपना दिल लेके आया है ताकि महबूब और उसके जलवों की खूबसूरती पे वो अपना दिल कुर्बान कर दे। तो और ऐसा आज के रोज़ हो रहा है, या रोज़ ऐसा होता है, ये भी हो सकता है, हर दिन होता है, ये भी रंग इसके अंदर से उभर के आ सकता है। तो ओवरऑल देखें, इश्क में आशिक को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है, ये इसका जिस्ट है। और महबूब के नाज नखरे इतने ख़तरनाक हैं कि आशिक की जान की कुर्बानी की कीमत मांगते हैं। तो जब महबूब अपने खूबसूरत नाज नखरे आशिक को दिखाता है, महबूब जब अपना दीदार
आशिक को करने देता है तो बदले में वो कीमत क्या मांगता है, आशिक की जान मांगता है। आशिक को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। आशिक के बस में नहीं है, वो ये सामान खरीदने पे मजबूर है और उसको ये कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वो बेचारा बेबस है, वो ये सामान खरीदेगा ही खरीदेगा और वो खुशी खुशी अपनी जान को सरेंडर कर देता है, महबूब के सामने अपनी जान कुर्बान कर देता है। और महबूब का बिजनेस देखें एक श्रूड बिजनेसमैन के जैसा है, तो दुकानदार के जैसा है। और आशिक एक ऐसा कस्टमर है जो महबूब को मुंह मांगी कीमत देता है। वो एक ऐसा कस्टमर है जो महबूब के सामान को खरीदे बिना रह ही नहीं सकता है। तो कहते हैं कि जलवा फिर अर्ज़े नाज करता है, जलवा फिर अर्ज़े नाज करता है, रोज़ बाजार जान से पारी है कि जान की कुर्बानी का बाजार लगा हुआ है और खूबसूरत महबूब उसका जलवा अपने नाज नखरों को एक बार फिर आशिकों के सामने अर्ज कर रहा है, पेश कर रहा है। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी। बड़ा ही खूबसूरत शेर है, मशहूर भी है, बड़ा ही सिंपल शेर है, समझना इसको मुश्किल नहीं है, वर्ड प्ले इसके अंदर भी है। तो महबूब बेवफा है, आशिक को ये पता है, लेकिन वो एक बार फिर उस महबूब पे जान कुर्बान कर रहा है, फिर उस पे मर रहा है। तो पहली लाइन में मरने का जिक्र है, दूसरी लाइन में ज़िंदगी का जिक्र है। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। ये डिलिबरेट वर्ड प्ले है। तो आशिक के बस में कुछ नहीं है, वो मजबूर है इश्क करने पे। उसकी ज़िंदगी यही है कि वो बेवफा महबूब के ऊपर बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपनी जान कुर्बान कर देता है। तो कहते हैं कि फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। देखें क्या लाचारी का इसके अंदर रंग है कि मेरी ज़िंदगी फिर यही है कि मैं उस बेवफा के ऊपर मरता हूँ, या मुझे पता है कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि मैं बर्बाद हो जाऊँगा या मुझे अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे बस में नहीं है। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं और उसको पता है कि महबूब बेवफाई ही करेगा, लेकिन वो बेचारा मजबूर है, वो इश्क करने से किए बिना नहीं रह सकता। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। अगले जो 3-4 शेर हैं उनके अंदर एक अदालत और एक मुकदमे की लीगल इमेजरी को मिर्ज़ा गालिब साहब ने इस्तेमाल किया है, और वो शेर जो हैं वो रिलेटेड भी हैं। तो शेरों का एक सेट है पूरा वो। तो कहते हैं कि फिर खुला है दरे अदालत नाज, फिर खुला है दरे अदालत नाज, गर्म बाजार फौजदारी है। तो महबूब ने अपने नाज नखरों की अदालत को कारोबार के लिए एक बार फिर से खोल दिया है। तो इश्क की अदालत एक बार फिर से खुल गई है। और अपने आशिकों के जुर्म फौजदारी के मुकदमे की वहाँ सुनवाई होगी, फैसले सुनवाए जाएंगे। और देखें इसके अंदर कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। आशिकों का जुर्म क्या है, क्या इश्क करना उनका जुर्म है, उसको फौजदारी या एक क्रिमिनल केस यहाँ पे बताया जा रहा है। तो शायद वो इश्क में आशिक वहशी बन गया है और उसने कोई गलत काम पागलपन में किया है, शायद महबूब की बेइज्जती उसने की है, ऐसा हो सकता है। या महबूब का राज उसने दुनिया पे खोल दिया है, वो हर जगह पागलपन में रोता घूम रहा है, तो लोगों को पता चल गया है कि वो किससे इश्क करता है। तो इस तरह का कोई जुर्म हो सकता है, लेकिन एंड रिज़ल्ट ये है कि महबूब और उसके नाज नखरे, उसकी अदाएँ ये फ़ैसला करेंगे कि आशिक को क्या सज़ा दी जाए। और मोस्ट लाइकली आशिक के लिए यहाँ पे मौत का फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो महबूब के नाज की अदालत में आशिक को मारा जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा। तो रंग देखें, अदालत नाज ऐसा भी हो सकता है कि मुकदमा नाज नखरों पे चलाया जा रहा हो, जिन्होंने ऑलरेडी आशिक को मार दिया हो। आशिक का कत्ल महबूब की अदाओं ने किया हो, ये भी हो सकता है, और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, नाज पे मुकदमा चल रहा है, ये भी हो सकता है। और कहते हैं बाजार गर्म है। देखें यहाँ पे तो कई आशिक मारे गए हैं, कत्ले आम हुआ है। ये रंग भी इसके अंदर से ऊपर क्या आ सकता है। बहार का मौसम है, इश्क का मौसम आया है, और महबूब के नाज नखरे आखिरकार आशिक को मार डालेंगे। ये इसका जिस्ट है। और इमेजरी उन्होंने इस्तेमाल की है कि एक
कोट लगा है। फिर खुला है दरे अदालत नाज, नाज नखरों की अदालतों का दरवाज़ा, की अदालत का दरवाज़ा एक बार फिर से खुला है। द कोर्ट इज़ इन सेशन। गर्म बाजार फौजदारी है और आशिकों के ऊपर फौजदारी के क्रिमिनल केसेस चलाए जा रहे हैं। इफ़ेक्टिवली मेरे ख्याल से उनको अल्टीमेटली मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। और आशिक जो हैं वो महबूब के नाज नखरों के ऊपर अब जान कुर्बान करते हैं, या महबूब के नाज नखरे और अदाएँ आशिकों का कत्ल करती हैं। ये इसका जिस्ट है। फिर खुला है दरे अदालत नाज, गर्म बाजार फौजदारी है। बाज़ार गर्म है। फौजदारी का बाज़ार गर्म है। आशिकों का कत्ले आम हो रहा है इस बाज़ार में। और कई आशिकों के ऊपर लीगल केसेस यहाँ पे चलाए जाएंगे। महबूब फैसले सुनाएगा और शायद उनको सजाए मौत देगा। हो रहा है जहान में अंधेर, हो रहा है जहान में अंधेर, जुल्फ की फिर सरिश्तादारी है। अंधेर, डार्कनेस को, अंधेरे को भी कहते हैं। जुल्म सितम, नाइंसाफ़ी को भी अंधेर कहा जाता है। जैसे एक्सप्रेशन है कि क्या अंधेर यहाँ पे मचा है। सरिश्तादार कहते हैं जो अदालत का रिकॉर्ड कीपर होता है, जो डॉक्यूमेंट्स का, पटिशन्स का, फैसलों का हिसाब किताब रखता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है। ये एक अथॉरिटी की पोजीशन है। तो एक बार फिर से अदालत की लीगल इमेजरी जारी है। कह रहे हैं हो रहा है जहान में अंधेर, कि जहान में, दुनिया में अंधेर फैला है। आशिकों पे जुल्म हो रहे हैं, जुल्म सितम हो रहे हैं और उनके खिलाफ मौत के फैसले सुनाए जा रहे हैं। इस तरह का अंधेर, इस तरह की नाइंसाफ़ी दुनिया में फैली है। और महबूब के लिए ये काम करने वाला कौन है? अब अंधेर फैलाने वाला, नाइंसाफ़ी फैलाने वाला, क्योंकि पिछले शेर में हमने देखा ये महबूब नहीं है, ये अदालत खोल रखी है, उसकी अदाओं की ही ये अदालत है। तो अब अगर महबूब की अदालत है तो महबूब के लिए ये अंधेर फैलाने वाला कौन है, ये काम करने वाला कौन है? जुल्फ़ की फिर सरिश्ता तारी है। उसकी जुल्फ़ें, महबूब की काली जुल्फ़ों ने इस पूरी दुनिया में अंधेर फैला रखा है। वर्ड प्ले देखें, काली जुल्फ़ें हैं, काली खूबसूरत जुल्फ़ें हैं और अंधेरे का जिक्र है, रात का जिक्र है। तो इस अदालत में जुल्फ़ों को सरिश्तादार, एक अथॉरिटी की पोजीशन दी गई है और वो अदालत का कारोबार चला रही हैं उसकी जुल्फ़ें। और आशिकों पे, जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, उनको सज़ाए मौत का फरमान भी उसकी जुल्फ़ें डिलीवर कर रही हैं। तो महबूब फ़ैसला करता है, जुल्फ़ें फ़ैसला डिलीवर करती हैं। तो महबूब का ऑफिसर बन के, कोर्ट का ऑफिसर बन के महबूब की जुल्फ़ें आशिकों के ऊपर जुल्म सितम ढाती हैं। तो खूनी जुल्फ़ें हैं, काली खूबसूरत जुल्फ़ें भी आशिकों के लिए मौत का फरमान लेके आती हैं। एक बार फिर महबूब की खूबसूरती, उसकी खूबसूरत जुल्फ़ें आशिकों को मार रही हैं। तो कहते हैं कि हो रहा है जहान में अंधेर, जुल्फ़ की फिर सरिश्तादारी। और देखें, लफ्ज़ फिर हर शेर में इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले भी ऐसा हो चुका है, एक बार फिर ऐसा हो रहा है। और आशिक के ऊपर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। फिर दिया पार आए जिगर ने सवाल, फिर दिया पार आए जिगर ने सवाल, एक फरियाद व आहो जारी है। सवाल करना, कोर्ट में किसी तरह की फरियाद पेश करना, किसी तरह की पटिशन फाइल करना, उसको कहा जाता है आहो जारी, आहें भरना और रोना, साइंग एंड लेमेंटेशन। तो पाराए जिगर का मतलब है एक जिगर का टुकड़ा, जिगर का एक टुकड़ा। तो जिगर के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। किसने किए हैं? महबूब ने किए हैं। और इस कदर वो जालिम महबूब है, उसकी मेजगां, उसकी निगाहें आशिक के दिलो जिगर के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। और उन्हीं में से एक पारा, जिगर का टुकड़ा बेचारा महबूब की या इश्क की अदालत में सवाल पेश कर रहा है, एक पटिशन दाखिल कर रहा है, एक फ़रियाद लेके आया है। और वो फ़रियाद कैसी है? एक फ़रियाद आहोजारी है, आहोजारी की फ़रियाद। देखिए, इसके अंदर भी कई रंग उभरते हैं। आहोजारी से भरी फ़रियाद है, रो रो के जिगर का टुकड़ा फ़रियाद लेके आया है। फ़रियाद उसके रोने से भरी है, और वो चाहता है शायद कि उसके ऊपर रहम किया जाए, उसको जुल्म सितम से किसी तरह का रिलीफ दिया जाए। ये शायद फरियाद वो लेके आया है और रोता रोता लेके आया है। आहें भरता हुआ बेचारा आया है। और ये भी हो सकता है कि आहो जारी करने की परमिशन उसको चाहिए, और ये सवाल और फरियाद वो लेके आया है। तो जिगर के टुकड़े के ऊपर इस तरह जुल्म ढाए गए हैं कि उसको रोने की भी परमिशन नहीं है, और वो चाहता है कि कम से कम उसको रोने तो दिया जाए।
ये फरियाद वो लेके आया, सवाल लेके आया। तो जिगर टुकड़े टुकड़े हुए बैठा है, वो चाहता है कि उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, या ताकि जुल्म सितम से उसको आराम मिले, मौत आ जाए और एक सच्चे आशिक की मौत उसको नसीब हो। ये भी उसकी फरियाद हो सकती है। ओवरऑल बेचारा आशिक, उसका टूटा हुआ जिगर जो टुकड़े टुकड़े हुआ है, अपने दुख दर्द से भरी फरियाद रोते रोते, आहें भरते भरते इश्क की महबूब की अदालत में लेके आया है। तो कहते हैं कि फिर दिया पार आए जिगर ने सवाल, एक फरियाद आहो जारी है। पहला भी हो चुका है, पहले भी ऐसा हो चुका है, फिर से एक बार ऐसा हो रहा है। फिर हुए हैं गवाह इश्क तलब, फिर हुए हैं गवाह इश्क तलब, अश्क बारी का हुक्म जारी है। अश्क बारी का मतलब है आंसू बहाना, शेडिंग ऑफ टीयर्स, रोना। गवाह उसी अदालत के सीन की कंटिन्यूशन है। तो कहते हैं कि फिर हुए हैं गवाह इश्क तलब, फिर हुए हैं गवाह इश्क तलब, अश्क बारी का हुक्म जारी है। गवाह इश्क तलब किए गए, इश्क के गवाह को, विटनेसेस को बुलाया गया है, और अश्क बारी आंसू बहाने का हुक्म जारी किया गया है। थीम वही है, आशिकों पे जुल्म सितम और उनका रोना। अब देखें, गवाह इश्क कौन है? जिनको बुलाया गया है, जिनको तलब किया गया है। दूसरे आशिक हो सकते हैं, आम लोग हो सकते हैं, रकीब हो सकते हैं, जिन्होंने इश्क का असर देखा है, इश्क क्या कहर ढाता है, जिन्होंने इस चीज़ को विटनेस किया है, वो गवाह हो सकते हैं। आशिक का दिल हो सकता है, उसके जिगर के टुकड़े हो सकते हैं, उसकी अपनी आंखें हो सकती हैं। तो क्योंकि उसने भी असर देखा है, उसके जिगर के टुकड़ों ने, जिनका पिछले शेर में जिक्र आया था, वो भी गवाह हो सकते हैं। और इन सब को हुक्म क्या है? आंसू बहाने का। सब गवाह, सब आशिक मजबूर हैं रोने पे। और महबूब का इश्क के कोर्ट का ऑर्डर है कि अश्क बारी की जाए। अब इस ऑर्डर के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। तो एंड रिज़ल्ट ये है कि शायद सब आशिकों को या आशिक को, और जो गवाह तलब किए गए हैं उनको भी शायद रोना पड़ेगा। तो फिर हुए हैं गवाह इश्क तलब, अश्क बारी का हुक्म जारी है। जो गवाह आए हैं वो भी रो रहे हैं, क्योंकि अश्क बारी का एक आम हुक्म जारी किया गया है। ये हो सकता है, या फिर आशिक के ऊपर जो केस चलाया गया है, तो आशिक के खिलाफ ये गवाह तलब किए गए हैं। हो सकता है रकीब बुलाए गए हों जो आशिक के ऊपर तोहमतें लगाएंगे, और एंड रिज़ल्ट उसका ये हो कि आशिक को सजाए मौत दी जाए, और फिर वो फूट फूट के रोए, खून के आंसू बहाए। ये सिनेरियो भी हो सकता है। ओवरऑल वो कहते हैं कि फिर हुए हैं गवाह इश्क तलब, अश्क बारी का हुक्म जारी। अगर हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें तो इसका रंग ये है कि वही मुकदमा चल रहा है और हुक्म जारी हो रहा है, सब आशिकों के लिए फूट फूट के रोने का हुक्म जारी हो रहा है। दिलो मिजगां का जो मुकदमा था, दिलो मिजगां का जो मुकदमा था, आज फिर उसकी रूबकारी है। मुकदमा तो आपको पता है, किसी लॉ सूट को, लीगल केस को कहते हैं। रूबकारी उसी केस की प्रोसीडिंग्स, केस के कोर्ट में सब लोग एक दूसरे के सामने आएंगे, दलीलें पेश की जाएंगी। तो जो प्रोसीडिंग्स हैं किसी केस की, उसको रूबकारी कहेंगे। रूबकारी होना, मुकदमे का ट्रायल या उसकी प्रोसीडिंग्स चालू हो रही हैं। तो कहते हैं दिलो मिजगां का जो मुकदमा था, मिजगां कहते हैं आई लैशेस को। तो महबूब की आई लैशेस को बहुत नोकीला बताया जाता है। वो खंजर की तरह आशिक के दिलो जिगर को छलनी करती हैं, उनको टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। तो जब अपनी खूबसूरत निगाहों से महबूब आशिक की तरफ देखता है तो आशिक का दिल, उसका जिगर ज़ख्मी हो जाते हैं। तो मिजगां का और उसके दिल का, जिसको मिजगां ने ज़ख्मी किया है, उनके बीच में जो मुकदमा था, तो कहते हैं आज फिर उसकी रूबकारी है। तो पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले भी वो ज़ख्म खा चुका है दिल, या फिर पहले भी एक मुकदमे की प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं, पहले भी ये केस चलाया जा चुका है, उसकी आज एक बार फिर से एक नई तारीख आई है। तो आज फिर उस केस की प्रोसीडिंग्स हैं, दोनों पार्टीज़ की सुनवाई होगी, शायद फैसला भी सुनाया जाएगा। तो लंबे अरसे से शायद ट्रायल चल रहा है और एक उसकी तारीख आज आई है। तो या फिर ये एक नया मुकदमा है, ये भी हो सकता है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन है।
तो इमेजिन करें कि दिल अब कैसे अपनी कहानी सुनाएगा, मिशगा कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगी, फ़ैसला किसके फेवर में होगा, महबूब और उसकी आईलैशेस के फेवर में ही होगा, क्योंकि महबूब जुल्मों से तो ढाता है, आशिक का नसीब यह है कि उसको तो मरना ही पड़ता है बेचारे को। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये ओपन एंडेड शेयर है कि किसके हक़ में फ़ैसला होगा ये डिफ़ाइन नहीं किया गया, लेकिन वही इश्क का एक मुकदमा यहाँ पे चल रहा है। जिस चीज़ का ये है कि महबूब की आई लैशेज़ इतनी खूबसूरत हैं, उसकी खूबसूरत आँखों में, निगाह में वो असर है कि वो आशिक के दिल को छलनी कर देती है। और इमेजरी यहाँ पे इस्तेमाल की है जो वाले साहब ने की है वो ये है कि दिलो मिजगां का जो मुकदमा था, दिलो मिजगां का जो मुकदमा था, आज फिर उसकी रूह बकारी है। ये जो लफ्ज़ था है, इसका मतलब ये है कि ये पुराना ट्रायल, पुराना केस चल रहा है, ये शायद नया केस नहीं है, और उसी केस की एक तारीख आज है। दिलो मिजगां का जो मुकदमा था, आज फिर उसकी रूह बकारी है। तो अब देखें, इट्स ऑल ओपन टू योर इमेजिनेशन कि उस केस में अब क्या क्या होगा, उस रूह बकारी में, उस केस की प्रोसीडिंग्स में क्या क्या होगा। एंड रिजल्ट वही होगा, शायद आशिक हारेगा, सजाए मौत उसको सुनाई जाएगी। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये आखिरी शेर है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बड़ा ही खूबसूरत मिस्टीरियस शेर है। बेखुदी, अपने आप को खो देने की स्टेट, एक मिस्टिकल स्टेट हो सकती है, नशे की स्टेट भी हो सकती है, किसी तरह के स्पिरिचुअल डिवाइन रैप्चर की स्टेट भी हो सकती है। तो आप अपनी यूजुअल सेंसेस में नहीं है, दिमाग से काम नहीं ले पा रहे, आप अपने दिमाग को या अपने ईगो को, अपने आप को खो चुके हैं। बेसबब का मतलब है बिना किसी कारण के, विदाउट रीज़न, पर्दा डाल के किसी चीज़ को छुपाना। तो गालिब साहब या आशिक बेखुदी की स्टेट में है और अपने आप को खो बैठा है, शायद शराब के नशे में खो बैठा है, या स्पिरिचुअल रैप्चर की स्टेट में अपने आप को खो बैठा है, हो सकता है। तो कहते हैं कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, और वो कहता है कि ये बेखुदी बेसबब नहीं है, बिना किसी के कारण के नहीं है, इसके पीछे कोई वजह है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी यहाँ पे की जा रही है। कुछ ना कुछ तो है, कोई चीज़ तो है ऐसी है जिसकी पर्दादारी की जा रही है, जिसको पर्दा डाल के छुपाया जा रहा है। तो इसके अंदर दो रंग मेरे ख्याल से हो सकते हैं कि बेखुदी पर्दादारी के लिए है, तो किसी चीज़ पे बेखुदी का पर्दा आशिक डाल रहा है उसको छुपाने के लिए। तो आशिक इश्क का राज छुपा के रखना चाहता है, ये हो सकता है। और जब वो अपनी सेंसेस में होता है तो उसका दिल इतना परेशान हो जाता है, वो इस कदर रोता है, नाले करता है कि इश्क का राज ज़माने के ऊपर खुल सकता है, लोगों को पता चल सकता है कि ये किससे इश्क करता है। महबूब की आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, और महबूब कौन है ये पता दुनिया को लग जाएगा, तो फिर महबूब की रुसवाई होगी। आशिक ऐसा नहीं चाहता। और इस राज को पर्दे में रहने के लिए बेखुद होना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो नशे की स्टेट से बाहर आ जाता है तो वो अपने दिल की बेचैनी पे कंट्रोल नहीं पा पाता, वो अपने रोने पे, चीखने पे कंट्रोल उसका नहीं है। और कंट्रोल वो किस तरह रख सकता है, जब वो बेखुद होता है तो उसको रोने का ख्याल ही नहीं आता, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिमसेल्फ। तो वो बेखुद रहता है ताकि इश्क का, मोहब्बत का राज दुनिया पे ना खुले और वो इश्क को रुसवा होने से बचा सके। ये रीज़न है उसकी बेखुदी का, ये एक रंग हो सकता है। बेखुदी पर्दादारी की वजह से है, या तो पर्दादारी ने बेखुदी पैदा की है, ये भी हो सकता है। फिर ये इस शेर के अंदर से एक मिस्टिकल रंग भी उभर के आ सकता है, तो कि कोई मिस्टिकल चीज़ है, कोई स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, खुदाई है, डिविनिटी है, जो पर्दे में रहना चाहती, जो पर्दादारी किए बैठी है, कोई ऐसी शय है इस दुनिया में। तो और वो रूहानी आशिकों को बेखुद करती है, अपने आप को खोने पे मजबूर वो चीज़ कर देती है। क्यों? क्योंकि वो जब अपने आप को खो देते हैं, जब वो बेखुद हो जाते हैं, तो वो उस रियलिटी को, डिवाइन रियलिटी को महसूस कर सकते हैं। या तो जिसको वो बेखुद करती है वही उस पर्दादार चीज़ को पहचान सकता है।
तो ये रंग भी एक इसके अंदर से हो सकता है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, हम कह नहीं सकते कि किसके लिए ये पर्दादारी है। आई थिंक शेर का पॉइंट ही ये है, लोग बेखुद क्यों होते हैं क्या पता, क्या पता किसकी पर्दादारी है। ये दूसरी लाइन में सिर्फ एक रिटोरिकल क्वेश्चन हो सकता है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। और स्पिरिचुअल रंग, जैसे मैंने कहा कि कोई एक स्पिरिचुअल चीज़ है जो पर्दे में बैठी है और वही आशिकों को बेखुद करती है, और बेखुदी में आशिक जो हैं उस पर्दादार चीज़ को पहचान सकते हैं। तो शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। काफ़ी लंबा वीडियो ये हो गया। I have rushed through some of the stuff, but I hope it made sense. Thank you.